हेलो दोस्तों, चलिए समझते हैं। क्लास 12th केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है विलयन यानी सॉल्यूशन। देखिए बाबू, इस चैप्टर में आज हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मलता तथा मोलरता में संबंध, यानी कि नॉर्मलता और मोलरता में किस प्रकार संबंध होता है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें संबंध स्थापित करने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि नॉर्मलता इक्वल क्या होता है। ठीक है, तो नॉर्मलता को कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। तो नॉर्मलता इक्वल क्या होता है आपका, तो विलेय का भार, विलेय के भार को हम लोग स्मॉल डब्ल्यू लिखते हैं यानी वेट यानी भार। ठीक है, अपान क्या होता है, तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट कहते हैं उसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं तुल्यांकी भार को। तो भार अपान तुल्यांकी भार इंटू क्या होता है, विलयन का आयतन होता है किसमें, लीटर में। तो विलयन के आयतन को यानी वॉल्यूम यानी वी से निरूपित करते हैं, तो वी किस में रहेगा, तो लीटर में रहेगा। ठीक है, ये हो गया आपका नॉर्मलता इक्वल। तो देखिए नॉर्मलता इक्वल इतना होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको लिखा जा सकता है, यहाँ पे डब्ल्यू बी भी लिख सकते हैं आप, तो यहाँ पे ई बी हो जाएगा। ठीक, इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा, किस में रहेगा, लीटर में। ठीक है, चाहे आप ये लिखिए चाहे आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आयतन जो है वो लीटर में है, अगर इसे आप मिली लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से भाग दे देंगे। जब इसमें 1000 से भाग दे देंगे तो ये भाग करके ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डब्ल्यू इंटू 1000 अपान ई इंटू भी। देखिए अब ये लीटर में था, अगर इसमें 1000 से भाग कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा मिलीलीटर में, तो यहाँ पे ये हो जाएगा ml यानी मिलीलीटर। ठीक है, ये मिलीलीटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं। देखिए अब दूसरा होता है आपका मोलरता, यानी मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो कैपिटल एम इक्वल लिख सकते हैं। देखिए कैपिटल एम इक्वल यानी मोलरता इक्वल क्या होता है, विलेय का भार W अपान क्या होता है, अणु भार को देखिए यहाँ पे कैपिटल एम से अगर मोलरता को प्रदर्शित कर रहे हैं तो यहाँ पे अणु भार को स्मॉल एम से प्रदर्शित करिएगा। मास यानी द्रव्यमान या अणु भार या परमाणु भार। ठीक है, और इंटू क्या होता है, विलयन का आयतन क्या होता है, किस में होता है, लीटर में होता है। ठीक है, देखिए या इसी को लिख सकते हैं आप, अब यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं डब्ल्यू बी अपान लिख सकते हैं एम बी। ठीक, एम बी लिख सकते हैं, आई इंटू भी किस में रहेगा, लीटर में रहेगा। ठीक है, अगर आप इसको चेंज करना है आपको, यानी आयतन लीटर में दिया है, अगर मिलीलीटर में चेंज करना है तो आप 1000 से भाग कर दीजिए। 1000 से भाग कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, डब्ल्यू इंटू 1000 हो जाएगा अपान कितना हो जाएगा आपका एम, आई इंटू क्या हो जाएगा भी, ये किस में आ जाएगा, ml यानी मिलीलीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस प्रकार लिख सकते हैं, चाहे तो यहाँ पे डब्ल्यू बी ई बी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी डब्ल्यू बी और एम बी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, तो देखिए हम इसी फार्मूले के ले करके हल करते हैं कि यानी इसमें संबंध स्थापित करते हैं कि किस प्रकार संबंध स्थापित होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे आप कि नॉर्मलता में यानी दिए गए नॉर्मलता में मोलरता से भाग देने पर ठीक है, आप क्या करिए, सबसे पहले भाग दे दीजिए, किसमें, नॉर्मलता में। किससे भाग देना है, मोलरता से। देखो बाबू, नॉर्मलता और मोलरता में संबंध स्थापित करने के लिए क्या करेंगे आप, दिए गए नॉर्मलता में मोलरता से भाग दे देंगे। ठीक है, तो यानी कि नॉर्मलता में भाग देंगे किससे, मोलरता से। ठीक है, मोलरता से भाग दे दीजिए आप। ठीक, तो यहाँ पे लिख लीजिए नॉर्मलता इक्वल क्या होता है, तो विलेय का भार अपान क्या होता है, तुल्यांकी भार। ठीक है, इंटू क्या होता है, विलयन का आयतन लीटर में, यानी कि आयतन जो होगा किस में होगा, लीटर में होगा। ठीक है, अब मोलरता इक्वल क्या होता है, तो मोलरता इक्वल होता है आपका विलेय का भार अपान अणु भार या परमाणु भार। ठीक है, परमाणु भार को m से, इंटू बिलियन का आयतन होता है किसमें, लीटर में, तो भी हो जाएगा किसमें, लीटर में हो जाएगा। ठीक है, अब आप n में m का क्या कर दिए हैं, भाग दे दिए हैं, यहाँ पे लिख लीजिए आप n अपान m। ठीक है, ये हम भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए भाग देंगे तो होगा क्या चीज़, इसका गुणा इसमें कर देंगे आप। ठीक है, और इसका गुणा करेंगे इसमें, जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका,
N/M इक्वल क्या आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये जाएगा ऊपर, तो यानी कि ऊपर हो जाएगा W इंटू हो जाएगा आपका M इंटू क्या हो जाएगा V हो जाएगा, किसमें, लीटर में रहेगा, ठीक है। अपान कितना हो जाएगा, अपान कितना होगा, तो देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा आपका E इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा V, यहाँ पे W लिख लीजिए, W इंटू क्या हो जाएगा V हो जाएगा, किस में रहेगा, V लीटर में रहेगा, ठीक है। ये आपका हो गया N/M इक्वल, ठीक है। ये गुणा कर दिए तो देखिए V से V कैंसिल हो जाएगा, आयतन से आयतन कट जाएगा और भार से भार कैंसिल हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा N/ क्या हो जाएगा M इक्वल, ये हो जाएगा ऊपर बच गया आपका M यानी परमाणु भार बच गया, अपान कितना हो गया E हो गया, यानी तुल्यांकी भार आपका बच गया, ठीक है। तो देखिए ये है क्या, ये M क्या है तो परमाणु भार है, E क्या है तो तुल्यांकी भार है। तो देखिए परमाणु भार अपान तुल्यांकी भार इक्वल क्या होता है, तो होता है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, तो देखिए विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या इक्वल क्या होता है, अब ये समझिए आप, ठीक है। तो देखिए विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो स्मॉल n से। तो स्मॉल n इक्वल क्या होता है, तो देखिए विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या इक्वल होता है भार, परमाणु भार, अपान क्या होता है, तुल्यांकी भार, ठीक है। परमाणु भार को मास यानी यम से प्रदर्शित करते हैं, तुल्यांकी भार को इक्विवेलेंट कहते हैं, इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे यन स्मॉल एन इक्वल क्या हो गया, स्मॉल यम अपान हो गया कैपिटल ई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे m अपान ई इक्वल रख सकते हैं हम, क्या चीज़, n रख सकते हैं, तो यहाँ पे आप रख दीजिए, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा तब n अपान कैपिटल M इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पे M अपान E यानी स्मॉल m यानी परमाणु भार अपान तुल्यांकी भार की जगह पे रख सकते हैं स्मॉल n रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप रख दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका n हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं, इसका गुणा इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा n अपान क्या हो जाएगा आपका स्मॉल n, यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल M, ठीक है। ये हो गया आपका संबंध स्थापित, ठीक है। ये संबंध स्थापित हो गया किसमें, नॉर्मलता और मोलरता में, ठीक है। अगर आपका मोलरता का मान मालूम है, अगर मोलरता का मान जो है अगर आपको दिया है तो आप नॉर्मलता खूब इजीली निकाल सकते हैं, अगर नॉर्मलता दिया है तो आप मोलरता निकाल सकते हैं, ठीक है। ये संबंध स्थापित हो गया। अब देखिए यहाँ पे आया है यन क्या है यहाँ पे, तो यन जो है, अब एक चीज़ समझ लीजिए यहाँ पे कि यन क्या है, ठीक है। यन क्या है यहाँ पे, देखिए जहाँ यन क्या है यहाँ पे, तो यन जो है ये क्या है, संयोजकता है, ठीक है। अम्लता है, ठीक, या क्षारकता है, और है ये आवेश है, ठीक है। आवेश लिख सकते हैं, ये आवेश भी है, ठीक। अब देखिए अब आपको समझ देते हैं कि जो क्षारकता आवेश होता है, ठीक है। देखो बाबू, जहाँ हमें यन क्या बताए हैं कि संयोजकता, अम्लता, क्षारकता और आवेश है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ दिया है अम्ल, यानी कोई पदार्थ अम्ल है, ठीक है। तो किसी भी पदार्थ, अगर कोई भी पदार्थ एसिड है यानी अम्ल है, तो उस अम्ल की क्या निकाली जाती है, क्षारकता निकाली जाती है, ठीक है। क्षारकता निकालते हैं, अम्ल की क्षारकता निकाली जाती है, ठीक है। अगर कोई पदार्थ क्षारक है, क्षारक या क्षार है, तो उस पदार्थ की क्या निकाली जाती है, अम्लता निकाली जाती है, ठीक है। अम्लता, इतना याद रखिएगा, ठीक है। देखिए अगर कोई पदार्थ अम्ल है, अम्ल में जैसे HCl,
ठीक है, HCl है, तो HCl की क्षारकता कितनी होगी? तो देखिए इस पदार्थ में देखा जाता है कि हाइड्रोजन यानी विस्थापनीय हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, यानी कि जब HCl को हम तोड़ देंगे तो ये H+ और Cl- में टूट जाएगा। तो विस्थापित यानी HCl में से हाइड्रोजन कितना विस्थापित हुआ? तो एक हाइड्रोजन विस्थापित हो रहा है। तो इस अम्ल की क्षारकता कितनी मानी जाएगी? एक मानी जाएगी। ठीक है, यानी जितना हाइड्रोजन विस्थापित होगा किसी भी पदार्थ में से या किसी भी एसिड में से, उसकी वही क्या होगी? क्षारकता होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए HCl में से HCl की क्षारकता कितनी होगी? एक हाइड्रोजन है तो एक क्षारकता होगी। अब यहाँ पे मान लीजिए H2SO4 है, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2 है, तो इसकी क्षारकता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे दिया है H2PO4 दे दिया है। ठीक है, तो इसकी क्षारकता कितनी मानेंगे आप? 2 मानेंगे। ठीक है, यहाँ पे दिया है HNO3 दिया है, नाइट्रिक अम्ल दिया है, या फास्फोरिक अम्ल हो गया या नाइट्रिक अम्ल हो गया। इसमें हाइड्रोजन कितना है? 1 है, तो यहाँ पे क्षारकता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए उसी तरह से दिया है आपका देखिए आपका दिया है H3PO4 दिया है, तो इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 3 है, तो यहाँ पे क्षारकता कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या निकाली जाती है? देखिए कि कोई भी अगर पदार्थ क्षारक रहेगा तो उसकी क्या निकाल देंगे? अम्लता निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे? अम्लता। तो जैसे क्षारक में मान लीजिए आपका हो गया NaOH। ठीक है, तो इसमें देखा जाता है क्षारक निकाले जाते हैं कि उसमें OH जो है, OH हाइड्रॉक्सिल आयन इसे कहते हैं, OH की संख्या कितनी विस्थापित हो रही है? तो देखिए NaOH में OH की संख्या कितनी है? 1 है, तो यहाँ पे अम्लता क्या हो जाएगी? 1 होगी। जैसे मान लीजिए KOH हो गया, इसमें OH की संख्या कितनी है? 1 है, तो यहाँ पे अम्लता होगी 1। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका दे दिया NH4OH, इसमें OH की संख्या कितनी है? 1 है, तो अम्लता क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका दिया है BaOH का होल ट्वाइस दे दिया है। ठीक है, BaOH का होल ट्वाइस, बेरियम हाइड्रोक्साइड दे दिया है, तो इसमें OH की संख्या कितनी है? तो 2 है, तो यहाँ पे अम्लता क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। जैसे मान लीजिए दिया है MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दिया है, इसमें OH की संख्या कितनी है? 2 है, तो इसकी अम्लता कितनी होगी? 2 हो गई। ठीक है, तो आप याद रखिएगा अम्ल की क्या निकाली जाती है? क्षारकता, और क्षारक की क्या निकाली जाती है? अम्लता। ठीक है, तो देखिए जो ये संख्या आ रहा है ना, यही संख्या क्या होती है? आपका n होता है। जो ये संख्या निकल कर आ रही है, ये संख्या क्या है? n है। ठीक है ना, ये n संख्या होती है, याद रखिएगा। ठीक है, अब समझ लेते हैं कि संयोजकता और आवेश क्या होता है। ठीक है, देखो बाबू अब समझते हैं ना कि किसी भी मान लीजिए किसकी संयोजकता कितनी होती है। जैसे मान लीजिए आपका दिया है, चाहे कोई परमाणु दिया है, चाहे कोई कंपाउंड यानी यौगिक दिया है। जैसे मान लीजिए दिया है NaCl, ठीक है ना, NaCl दिया है, NaCl को जल में घोलेंगे तो Na+ और Cl- में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसके ऊपर आवेश कितना आ रहा है? तो देखिए इसके ऊपर एक प्लस आ रहा है और एक क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। ठीक है, एक प्लस और एक माइनस आ रहा है। देखिए प्लस का मतलब होता है कि यह इलेक्ट्रॉन अपना दान किया है किसी दूसरे तत्व या परमाणु को, और Cl- आया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। जो परमाणु जितना इलेक्ट्रॉन दान करता है उतना ही प्लस आता है, और जो परमाणु जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उतना ही माइनस आता है। देखिए Cl जो है, क्लोरीन जो है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो इसके ऊपर एक माइनस आया है। यहाँ पे देखिए सोडियम जो है, एक इलेक्ट्रॉन दान किया है, इसके लिए इसके ऊपर क्या आया? प्लस आवेश आया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी संयोजकता जो होगी, यहाँ पे संयोजकता जो होगी कि जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, जितना इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, ठीक है ना, या फिर जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, जितना इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, वही उसकी क्या होती है? संयोजकता होती है। तो देखिए इस क्लोरीन की अगर संयोजकता की बात करेंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है? 1, यानी सोडियम परमाणु जो है 1 इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है। ठीक है, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? 1 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए क्लोरीन जो है कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है? 1 ग्रहण कर रहा है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका? इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है,